बच्चा लोग, मैं हूं आपकी मास्टर टीचर नवोमिता भट्टाचार्य और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वैसे तो देखो ये चैप्टर काफी इजी है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में कर लेंगे तो आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी। तो चलो जल्दी से जाके देखते हैं कि ये चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे दौड़ते भागते इसका हम माइंड मैप भी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर। वी क्विज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल जो कि एग्जाम में बाकी के स्कूल में आया हुआ है, और हाँ 5 से 6 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन भी बता देती हूँ। आज का डोज ऑफ मोटिवेशन है, यू हैव गॉट टू गेट अप एवरी मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन इफ यू आर गोइंग टू गो टू बेड विद सैटिस्फैक्शन। हर सुबह अगर आप ये सोच के उठोगे, जागोगे कि आज यार दुनिया, आज तो कुछ फोड़ना है, आज तो कुछ करके दिखाना है, और ये सोचते सोचते अगर आपने आपने जो है वो सारे काम कर दिए तो आपको पता है क्या होगा? रात को जब आप सोओगे ना, बहुत सेटिस्फाइड होकर सोओगे कि हाँ आज मेरे को जो जो सोचा था मैंने वो सारी चीजें कर दिया। ठीक है, तो इसी बात पे आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को भी पढ़ लेते हैं। इससे मेरी भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और आपकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं हमारा स्प्रिंट क्लास 8 दौड़ते भागते जो है हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर के नाम से आपको समझ गया आता है। वैसे इस चैप्टर के नाम से हमें यह समझ आता है कि अनाज को उगाया कैसे जाए और अनाज को मैनेज कैसे किया जाए। वेल द क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज व्हाई डू यू हैव टू मैनेज? हमें इसे मैनेज क्यों करना होता है? हमें इसे इसीलिए मैनेज करना होता है बच्चा, क्योंकि अगर हम मैनेज नहीं करेंगे ना तो ऐसा हो सकता है कि अनाज जितने उगाए हो उसमें से आधा सड़ जाए, आधा खराब हो जाए, और क्या पता इस साल बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बाढ़ आ गई और सारा अनाज डूब गया, या तो फिर इतना सूखापन था कि सारा अनाज सूख के एकदम ही खत्म हो गया और हमारे पास था नहीं। तब हम क्या खाएंगे? जो पुराने साल में उगाए थे उसी को खाएंगे ना। तो इसीलिए क्रॉप को उगाना, मतलब अनाज को उगाना, टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मैनेज देम एज वेल, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है कि क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर। ठीक है, हमें समझना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर। तो ये सवाल मैं यहां पे लिख देती हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर देयर। नाउ ब्रॉडली क्लासिफिकेशन, अगर बहुत ही बड़े पैमाने पे इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास 2 टाइप के क्रॉप आएंगे। जैसे इंसानों को भी हमने डिवाइड कर रखा है ना, इंसानों को हमने कर रखा है डिवाइड एज मेन एंड वुमेन। तो मेन एंड वुमेन बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पे डिवाइड कर रखा है, लेकिन उसके बाद डिवीजन हमारा फिर भी चालू है, कंट्री के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया, जापानीज, जर्मनी, दिस एंड दैट, बहुत सारे कंट्री को डिवाइड किया। तो ठीक इसी तरह क्रॉप्स को जब हमने डिवाइड किया उसको हमने पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक होता है खारिफ, दूसरा होता है राबी। अब खारिफ को जो है हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में उगाते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में उगाते हैं। अब आप में से किसी ने भी अगर चावल का खेत देखा, चावल का मतलब पैडी, पैडी का मतलब है राइस, अगर चावल का खेत देखा है तो आपने देखा होगा कि वहां पे किसान जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं ना, वो एकदम घुटनों तक पानी में वहां पे काम करते रहते हैं, घुटनों तक पानी में वहां पे काम करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब चावल को पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, चावल को पानी ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली वो बरसात के मौसम पे ही उगाया जाएगा, है ना। फिर होता है मकई, भुट्टा, है ना, मेज, मेज को भी जो है रेनी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं आऊं राबी, राबी क्रॉप्स जो होते हैं इनको विंटर सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, इनको विंटर सीजन में उगाया जाता है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनकी जो एग्जाम्पल है वो हो गई गार्डन पी, मटर। मटर हम विंटर में ही तो खाते हैं, विंटर में ही मटर मिलता है ना, विंटर में भी नहीं एक्चुअली। मटर हमें पता है कब मिलता है? मटर हमें मिलता है कहीं ये फरवरी मार्च के टाइम पे। तो सरस्वती पूजा जो होती है ना, या फिर लोहरी वगैरह जब होती है उस टाइम पे आप देखोगे कि सरस्वती पूजा के टाइम पे जो खिचड़ी बनती है उस सब्जी में मटर हमेशा होता है। गेहूं, गेहूं भी विंटर सीजन में उगाई जाती है, और कुछ फरवरी मार्च के टाइम पे जो है इस फसल को काट दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें फसल कितने प्रकार के होते हैं ये समझ आ गया।
इससे आगे अब हमें समझना है कि यार फसल को उगाना क्या बहुत आसान काम है कि बस ये बीज ले आए और उनको यूं छिड़क छिड़क के फेंक दिया और हमारा फसल उग जाएगा। इतना ही है क्या? इतना आसान है? फिर तो कोई भी फार्मर हो सकता था। आप और मैं फार्मर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें आता ही नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। तो चलो सीखते हैं। For to grow any kind of crops, right? आप किसी भी अनाज को अगर ग्रो करना चाहो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सॉइल की प्रिपरेशन करना पड़ता है। आप अपने घर पे भी अगर गार्डनिंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? पॉट में जरा एक नीचे से होल करते हो, फिर मिट्टी को जो है इस तरह से खुला खुला करते हो ताकि मिट्टी के अंदर से रूट्स जो है वो आराम से ग्रो कर पाए, फैल पाए, है ना? तो एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट, सेम यही चीज हम खेतों में भी करते हैं। खेतों में भी जो पहला काम हम करते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अनाज को उगा पाए। और प्रिपरेशन में हम करते क्या है? प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? प्लाउइंग और टिलिंग। अब ये प्लाउइंग या टिलिंग जो होता है ये क्या होता है? चलो प्लाउइंग और टिलिंग को समझते हैं। प्लाउइंग और टिलिंग इज बेसिकली, एकदम अगर आसान शब्दों में मुझे बताना हो तो मैं बताऊंगी इट्स बेसिकली लूजनिंग द सॉइल। ठीक है, लूजनिंग द सॉइल। सॉइल को जो है ना आप जरा सा लूज करते हो। आपने देखा होगा बहुत बार कि सॉइल ना थोड़ा सा ये हो जाता है, टाइट सा हो जाता है बिल्कुल। और फिर ऊपर ऊपर से जब आप इसको खोद खोद के निकालते हो तो सॉइल एकदम ऐसा लगता है कि वाह, फ्लफी फ्लफी, कितना बढ़िया सा हो गया, है ना? और उसके लिए नॉर्मल गार्डनिंग जो होता है, अपने घर पे जो गार्डनिंग करते हैं वो तो चाकू या चम्मच से भी कर सकते हैं। लेकिन खेत इमेजिन करो, कितना बड़ा खेत है। इतने बड़े खेत में चाकू या चम्मच से अगर आप ऐसे प्लाउ करने जाओगे तो भाई पूरा साल लग जाएगा, लेकिन आपका सॉइल लूज नहीं हो पाएगा। और इसीलिए उसके लिए हमें चाहिए डिवाइसेस। ठीक है, तो डिवाइसेस कौन सा चाहिए? चलो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मैं ब्लू कलर से लिख देती हूँ। ठीक है, डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर प्लाउइंग और टिलिंग इज हो। इसे कहते हैं हो। देखो इसका ये जो है, इस पार्ट को बोला जाता है मेटल ब्लेड। ठीक है, एक मेटल ब्लेड जैसा होता है। और ये जो है आपका वुडन हैंडल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वुडन हैंडल। ठीक है, ये हो गया आपका हो। ठीक है, ये हो गया आपका हो। मैंने एक गलती से कर दी छोटी सी, यहाँ पे हैंडल लिखना था, हैंगल लिख रही थी मैं। हाँ, वुडन हैंडल हो गया आपका ये। ठीक है, ऑलराइट। अब हम आते हैं प्लाउ पे। प्लाउ भी एक डिवाइस है, लेकिन प्लाउ काफी पुराना डिवाइस है, मतलब बहुत पुराने जमाने में प्लाउ का इस्तेमाल किया जाता था। अब प्लाउ भी देखो पूरा पूरा लकड़ी का बना है, इट्स कंप्लीटली मेड अप ऑफ वुडन, है ना? लेकिन इस जगह पे यू हैव अ शार्प मेटेलिक पीस। ठीक है, क्या होता है? शार्प मेटेलिक पीस होता है जो क्या करता है ना, जो मिट्टी को बेसिकली यूं इस तरह से ऐसे स्क्रैच कर देता है। ठीक है, इस तरह से ऐसे स्क्रैच कर देता है। ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पे भी वुडन हैंडल तो है ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे वुडन हैंडल है। अब हम आते हैं नए जमाने पे। तो ये हो गया हमारा पुराना पुराना जमाना, बात ही खत्म। ठीक है, पुराने जमाने से अब हम आते हैं कहाँ? नए जमाने में आते हैं बच्चा, नए जमाने में। और नए जमाने में हम इस्तेमाल करते हैं प्लाउइंग और टिलिंग के लिए कल्टीवेटर। ओके, अब कल्टीवेटर बहुत ही आसान है बच्चा। बस ट्रैक्टर में ये जो पार्ट है ना, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को ट्रैक्टर के साथ लगा दिया जाता है। और जैसे जैसे आप ट्रैक्टर को ड्राइव करते रहते हो करके, तो क्या होता है कि ये जो है सॉइल को इस तरह से स्क्रैच करता रहता है। अब ये कल्टीवेटर के कुछ एडवांटेजेस हैं। कल्टीवेटर के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस है? चलो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कल्टीवेटर के एडवांटेजेस। ठीक है, कल्टीवेटर एडवांटेजेस, बताओ क्या होगा कल्टीवेटर का एडवांटेज? ठीक है, चलो इसको जो है मैं यहाँ पे रेड कलर से लिखती हूँ। कल्टीवेटर का एडवांटेज ये होता है कि इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, आपको ज्यादा टाइम लगता नहीं है। एक दो दिन में पूरा पूरा खेत जो है आपका हो जाता है। ठीक है, पूरा पूरा खेत जो है आपका प्लाव हो जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है? दूसरा यहाँ पे होता है कि इट इज लेबर लेस लगता है। ठीक है, यहाँ पे लेबर इज लेस, ह्यूमन लेबर इज लेस। ठीक है, ज्यादा लेबर लगता नहीं है, आप आसानी से ड्राइव करते हो और आपका पूरा खेत जो है प्लाव हो जाता है। करेक्ट।
एवरीबडी, ठीक है, लेबर भी लग गया। अब इससे क्या होता है, एक और चीज जो होता है, प्लाउइंग इज इवन। जो आप प्लाउ करते हो ना, देखो जैसे इससे करोगे, हाथ से करोगे तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दूसरे पार्ट में थोड़ा कम होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप कल्टीवेटर से करोगे तो इट्स एकदम, देखो कितना इवन सरफेस है ना, कि इतना 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 हर एक में इक्वल अमाउंट ऑफ गैप है। तो इसीलिए द प्लाउइंग और द टिलिंग डन इज, ठीक है, प्लाउइंग, टिलिंग डन इज इवन, ठीक है। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्टीवेटर के एडवांटेजेस है। ये अगर आपके एग्जाम में आए तो आप जरूर लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए जरा समझते हैं कि तो अब हमारा सॉइल जो है प्रिपेयर हो गया, ठीक है, अब हमारा सॉइल तैयार है, अब हमारा खेत जो है, हमारी मिट्टी कह रही है कि बस अब मैं तैयार हूं, आने दो बीजों को, ठीक है, आने दो बीजों को, ये बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बीज फेंकेंगे, मतलब what are we going to do, we are going to throw the seeds or put the seeds। तो सोइंग का मतलब क्या होता है, सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। चलो ये भी मैं हिंदी में लिख लेती हूं, बीज, बीजों को बोना, या फिर इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, पुट द सीड्स, ओके। आप क्या करोगे, आप अभी बीजों को डालोगे मिट्टी में, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी तरीके हैं। एक जो बहुत ही पुराना मेथड था ना, वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है बच्चा, क्या लगता है आपको ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता होगा। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में ज्यादा कुछ नहीं, अपने हाथ से बीजों को लेते हो और यूं फेंकते हो, ठीक है। हाथ से बीजों को लिया और यूं फेंक दिया, बीजों को लिया फेंक दिया, बीजों को लिया फेंक दिया, दैट्स इट। तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड पे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पुटिंग द, थ्रो, स्कैटरिंग द सीड्स, ठीक है, स्कैटरिंग द सीड्स विथ हैंड्स, ठीक है, स्कैटरिंग द सीड्स विथ हैंड, ठीक है, ये आ गया। ऑलराइट, इसके अलावा ये भी एक पुराना मेथड है, देख सकते हो आप, जिसमें लिखा हुआ है फनल या ट्रेडिशनल मेथड। अब इस फनल मेथड को मैं जरा यहाँ पे ड्रॉ करके समझाती हूँ। तो फनल मेथड में क्या होता है कि आपने वो तेल वाला वो देखा है, पापा या मम्मी को किचन में कभी तेल डालते हुए देखा आपने। तेल को जब एक बॉटल के अंदर डालते हैं ना, मतलब इस तरह से, ये मान लो एक बॉटल है, ये मान लो एक बॉटल है, और इस पे अगर मुझे तेल डालना है बहुत सारा, तो बॉटल का जो मुंह है ये थोड़ा छोटा है, और तेल को अगर मैं यूं डाल दी तो बहुत सारा इधर उधर गिर जाएगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इस तरह से फनल रखते हैं ना। देखो आप, इसका जो मुंह है ये थोड़ा और बड़ा है, तो इसमें से जब मैं डालूंगी तो गिरने के चांसेस बहुत कम है ना। तो बस यूं इस तरह से हम क्या करते हैं, हम एक वो ले लेते हैं, डिवाइस ले लेते हैं जिसका नाम है फनल। देखो इसे कहते हैं फनल, ठीक है, ये होता है फनल। अब फनल में से कुछ इस तरह से, तीन इस तरह से डंडे होते हैं, ओपनिंग, ठीक है, इस तरह से कुछ तीन ऐसे डंडे होते हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हो आप लोग, हाँ। और यहाँ पे जो है बीजों को रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप सीड्स को रख लेते हो, और फिर इसमें से इसको क्या करते हो, इसको एक इस तरह से डंडा, इस तरह से एक डंडे से कनेक्टेड होता है, और फिर यहाँ पे एक और डंडा होता है, और ये जो डंडा होता है ये दो बैलों के बीच में रख दिया जाता है, ये। तो यहाँ पे एक ऑक्स होगा, ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे आपके पास एक ऑक्स होगा, यहाँ पे भी आपके पास एक ऑक्स होगा, ठीक है, सांड के बीच में इस तरह से आप रख देते हो। और फिर जैसे जैसे सांड मूव करते रहते, इसमें से बीज ऐसे ट्विंग ट्विंग निकला, यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, फिर थोड़ी देर और आगे जाएगा, फिर यहां से निकलेगा ट्विंग ट्विंग एंड ट्विंग, ठीक है, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर यहां से निकलेगा ऐसा ट्विंग ट्विंग एंड ट्विंग। तो ये हो गया आपका फनल या ट्रेडिशनल मेथड। समझ आ गया, ये समझ आ गया, यस, ग्रेट, वेरी गुड, नाइस। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आता है हमारा सीड ड्रिल मेथड। क्या है हमारे पास, सीड ड्रिल मेथड, ठीक है। तो ये जो सीड ड्रिल मेथड है, ये सीड ड्रिल मेथड को क्या बोलते हैं और ये कैसे किया जाता है, चलो ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो सीड ड्रिल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हो ना, चलो अब मैं रेड पेन ले लेती हूँ, ठीक है, ये जो ट्रैक्टर देख रहे हो, तो कुछ इस जगह पे, यहाँ पे जो है ट्रैक्टर पे, यहाँ पे बहुत सारे सीड्स को रखा गया है, यहाँ पे बहुत सारे सीड्स को रखा गया।
और फिर ठीक इसी तरह ये जो आपने कल्टीवेटर देखा ना, तो यहां पे से क्या होता है कि ऐसे च्वीट च्वीट च्वीट, इस तरह से सीड्स यहाँ पे नीचे 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 गिरती रहती है। अब इससे भी सेम फायदा होता है कि हर एक बीज जो है अपने पड़ोसी से एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में पाया जाता है। तो ये बढ़िया चीज है। और अगेन इसमें भी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, तो लेबर ज्यादा लगती नहीं है, बढ़िया चीज है। जो इंसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो आराम आराम से बैठ के बीज भी बो लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अच्छे बीज को बोएंगे तो ही अच्छी अनाज आएंगी, खराब सड़ा हुआ कर दिया तो वो खराब हो जाएगी अनाज, है ना। तो ये मैं यहाँ पे एक सवाल लिखती हूँ, आप इस सवाल का जरा आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। सवाल है आपका, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी सीड्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, हमें क्या करना है, वी हैव टू, सॉरी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई बच्चा, थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। तो वी हैव टू soak the seeds, okay, we have to soak the seeds in water, okay, in a bowl of water, चलो लिख लेते हैं, ठीक है, एक कटोरे पानी में, in a bowl of water. Now what will happen? The good quality seeds, okay, the good quality seeds will sink down, ये डूब जाएंगे, ठीक है, ये नीचे नीचे डूब जाएंगे, will sink down. And the bad quality और hollow seeds, जो अंदर से खोखले हो, ठीक है, hollow seeds, they will float around, ठीक है, they will float around. अब इससे क्या होगा मेरा बच्चा, इससे क्या होगा, they will float around, इससे होगा ये कि जो फ्लोट करेंगे उनको आप अलग कर लोगे, जो अच्छी बीज आपको मिल जाएंगे उनको लो, और उनके साथ जो है आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सोइंग कर लो, ठीक है। यस, उसके बाद सेपरेट द बैड क्वालिटी सीड्स, ठीक है, सेपरेट द बैड क्वालिटी सीड्स and plant only the good ones, ठीक है, plant the good seeds only, got it, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर ये आपके एग्जाम में आए कि राइट एन एक्सपेरिमेंट हाउ टू आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी सीड्स, तो आप इसको लिख लेना, ठीक है, ऑलराइट, इसको आप लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखो, जैसे हमें खाना चाहिए होता है ना, हमें भी खाना चाहिए होता है, अगर हमें चलना है, फिरना है, कूदना है, इधर उधर जाना है, तो हमें खाने की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट्स को कौन खाना देगा? हाँ, पता है हमें कि सॉइल नॉर्मली दिला देता है, लेकिन आप इतने सालों से खेती कर रहे हो, आपको कैसे पता कि सॉइल के पास सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स है? नहीं भी तो हो सकता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम खुद से खाद डालते हैं। जैसे मन्योर है ना, मन्योर को बोला जाता है खाद, ठीक है, मन्योर को हिंदी में बोला जाता है खाद, है ना, मन्योर को क्या बोला जाता है? खाद बोला जाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजर्स जो होता है, फर्टिलाइजर्स भी खाद ही होता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स नॉर्मली इंसान बनाते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह। जो मन्योर होता है, खाद होता है, वो आप नॉर्मल किचन वेस्ट से, मतलब सब्जी का छिलका, फल का छिलका, है ना, थोड़ा सा अगर और कुछ पत्ते वत्ते कुछ गिर गए, खेतों में तो बहुत सारे पत्ते वगैरह गिरते हैं, तो उनको सबको सड़ा के आप खाद बना सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। तो मन्योर हमेशा हमेशा ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है, मतलब ये हमेशा जिंदा वाले चीजों से बनते हैं, जैसे कि पेड़ के पत्ते, सब्जी का छिलका, फल का छिलका, इन सब चीजों से बनता है, और ये नेचुरल होता है बिल्कुल, ठीक है, कि बिल्कुल नेचुरल होता है। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, या तो नेचुरल चीजों से बनाया हो सकता है, या तो फिर नॉन नेचुरल चीजों से बनाया हो सकता है।
तो ये नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। और ये सारे के सारे मतलब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को दे नहीं सकता। किसी एक न्यूट्रिएंट में ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट में थोड़ा कच्चा होता है, ठीक है, थोड़ा सा कच्चा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजर और मन्योर का डिफरेंस। ये तो एग्जाम में हमेशा आता है, तो ये आप जरूर पढ़ लेना कि मन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई पेड़ों को पानी भी तो देना है, पानी नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे पेड़, पानी तो देना पड़ेगा। और इस पानी देने को बोला जाता है इरिगेशन। तो इसका मतलब है, इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग वाटर, ठीक है, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, टू क्रॉप्स इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है जी। ये समझ आ गया हमें, हमें पानी देना है क्रॉप्स को थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अब इसमें भी दो तरह का है, ठीक है, एक है पुराने जमाने वाला तरीका और दूसरा है हमारा नया जमाने वाला तरीका, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा पुराना जमाना वाला जो तरीका है उसमें हमारे पास ऐसे कुछ 3-4 मेथड्स हैं। तो सबसे पहला वाला है मोट, इसको बोलते हैं पुली सिस्टम। जो दूसरा है उसे बोला जाता है चेन पंप, ठीक है। जो तीसरा है उसे बोला जाता है ढिकली। और जो हमारा चौथा जो है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है राहत या लिवर सिस्टम। तो चलो ये समझ ही लेते हैं, ठीक है ना, ये भी समझ लेते हैं। कूल, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जरा समझते हैं इसको। तो सबसे पहला आ रहा है हमारे पास, सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है? वो है हमारे पास क्या? मोट, ठीक है। तो चलो मोट समझते हैं। मोट में क्या होता है बच्चा? मोट इरिगेशन में क्या होता है समझना। देखो यहाँ पे एक पुली लगाया जाता है, ये जो है ना, ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक पुली लगाया जाता है। चलो इसको मैं जरा सा वो कर देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी की किताब में है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक पुली लगाया गया है, ठीक है, पुली लगाया गया। तो बेसिकली जैसे कुएं में होता है ना, आप कुएं में एक बाल्टी ऐसे नीचे डालते हो, बाल्टी भर जाता है, फिर सर करके आप लेके आते हो, एग्जैक्टली वही है। और उसको लाने के बाद यहाँ पे देखो पानी को फेंक दिया जा रहा है, पानी को फेंक दिया जा रहा है, और यही पानी बहते 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 चला जाएगा अनाजों के पास, और बस आपका अनाज जो है वो उसको पानी मिल जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा, है ना। समझ आ गया? मोट समझ आ गया? मोट समझ आ गया सब लोगों को? ग्रेट, चलो मोट समझ आ गया हम लोगों को, अमेजिंग। अब हम जरा चलते हैं और अब हम जरा चेन पंप को समझते हैं। भैया चेन पंप क्या है? चेन पंप क्या है? चेन पंप में भी आप देख पा रहे हो कि देखो किसी कुएं से या कहीं नदी से, उसी जगहों से जो है आपको ये मिल सकता है ना, चेन, उसी जगह से आपको पानी मिल सकता है। तो बेसिकली एक, अरे वो साइकिल वाली चेन नहीं देखी आपने? साइकिल में चेन देखी है कि नहीं देखी? साइकिल वाली चेन आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी? देखी होगी ना साइकिल वाली चेन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही 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 एग्जैक्टली वही, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलो मैं एक एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे, ठीक है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, मैं अभी के अभी आपको दिखाऊंगी, अभी के अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। 2 मिनट देना जरा, बस 2 मिनट, मैं आपको एक पिक्चर लाके दिखाती हूँ, ठीक है। चेन पंप इरिगेशन, है ना। बस आया 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 आया, अभी आया अभी आया, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ये देख सक रहे हैं आप, देखो ये वो साइकिल वाली चेन है, रुक जाओ, ये वो साइकिल वाली चेन है। देखो यहाँ पे एक बकेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक बकेट लगा हुआ है, तो यहाँ कहीं पे भी ना इस तरह से एक बकेट लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बकेट लगा होता है। अब ये नीचे जाएगा, ये भर जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर यहाँ इस बकेट के पानी को यहाँ पे डाल दिया जाता है, और फिर यहाँ से पानी जो है कहाँ चला जाता है? खेतों में चला जाता है, ठीक है, खेतों में चला जाता है, ठीक है ना।
ढेकेली सिस्टम में क्या होता है बच्चा, ढेकेली सिस्टम में आप देखो, ढेकेली में क्या होता है, ये देखो ढेकेली में बेसिकली ये देखो, ये एक डंडा लगाया हुआ है ना, यहाँ पे एक डंडा लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो इस डंडे से कुएं में आप फेंकते हो और फिर इस डंडे के सहायता से जो है बकेट भर के पानी आता है, किसी तरह आप डालते हो। यहाँ पे एक पत्थर भी लगा दिया है और ये देखो ये इंसान जो है ये जरा सा खींच रहा है ना, पानी को जरा सा खींच रहा है। तो बेसिकली इसमें इंसानों को ज्यादा काम करना पड़ता है और फिर वही सेम टू सेम बकेट फुल ऑफ पानी आया, बाल्टी भर के पानी लाया और उसको यूं फेंक दिया खेतों में, ठीक है। और राहत या लिवर सिस्टम जो होता है, इस पे क्या होता है, ध्यान से देखो इस पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये गाय को देख लो, ये गाय यूं 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 घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और इस ये जो डंडा है ना यहाँ पे, ये जो गाय ने जो गाय को जिस तरह से बांधा गया है, ये वाली जो डंडा है, ये वाला जो डंडा है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है। दो जगह पे मैंने गोल गोल बनाया है लाल रंग से, आप देख पा रहे हो, हाँ। तो ये डंडा जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे जैसे गाय घूमेगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये, जैसे वो लंदन आई नहीं है, वो सर्कस वगैरह में जो होता है गोल गोल घूमते हैं लोग, हाँ। तो इस तरह से ये घूमता रहेगा और इसमें छोटे छोटे बकेट्स लगे होते हैं। तो जैसे जैसे वो घूमेगा नीचे जाएगा, पानी उठाएगा और फेंक देगा, पानी उठाएगा फेंक देगा, पानी उठाएगा फेंक देगा, पानी उठाएगा फेंक देगा, यही होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। समझ आ गया जी बच्चा लोग, ठीक है। और अब हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आते हैं। मॉडर्न मेथड बहुत ही इजी है। स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फाउंटेन, फवारा, जैसे करके इस तरह से पानी आ गया। अब वो फवारा जो है वो ऐसे घूमता घूमता भी है, थोड़ा थोड़ा ऐसे घूमता है। इससे क्या होता है, हर जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और सबसे सही तरीका है जिसमें कि पानी की बचत भी होती है, वो है आपका ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में एक लंबी सी पाइप लगा दी जाती है और उस पाइप में छोटे छोटे होल्स होते हैं और उस होल से वन ड्रॉप 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 करके जो है पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, एकदम जो है अनाज के रूट के पास गिरता है। तो कोई पानी की वेस्टेज नहीं होती, अनाज को मस्त मस्त पानी मिलता है और वो हंसते खेलते खिलखिलाते हुए बढ़ते रहता है, ठीक है। आया समझ इरिगेशन पूरा पूरा, ग्रेट। अब हम आ रहे हैं, देखो यहाँ पे वैसे लिखा है वेडिंग, लेकिन हम शादी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ये टाइपो था। बात हम करेंगे वीडिंग की। वीडिंग क्या होती है बच्चा, वीडिंग होता है रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स मतलब हमें जो प्लांट्स चाहिए नहीं ना, हमें जो प्लांट्स चाहिए नहीं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स हमें चाहिए नहीं उसको हम निकाल के फेंक दें। कैसे निकालना है उसके लिए, या तो आप ये स्प्रे कर दो 2,4-D, इसको बोला जाता है वीडीसाइड, ठीक है। तो वीड्स जो है वो मर जाएंगे। या तो आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल करो, जब जमीन को यूं करके स्क्रैच करोगे तो सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, सारे प्लांट्स निकल आएंगे। लेकिन ये सीड ड्रिल जो है ना, ये पता है कब करते हैं, ये प्लाउइंग और टिलिंग वाला पहला जो स्टेप है ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है, एकदम पहले वाले स्टेप में इस्तेमाल किया जाता है। खुरपी ये जरा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली ये छोटे छोटे खेतों में किया जाता है। आपके पास बहुत बड़ा खेत होगा तो आप कितने देर यार, मतलब घुटने टिका के कितने देर बैठोगे, नहीं बैठ पाओगे ना। तो उस टाइम पे या तो हम प्लाविंग के वक्त सीड ड्रिल कर ले, या तो हम स्प्रे कर दे वीडीसाइड को, बस बात खत्म, ठीक है। छठे वाले पे आते हैं। अब हमारा फसल उग के तैयार हो गया, हमारा फसल भरपूर मात्रा में आ गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम गोल्डन गोल्डन सा राइस आ चुका है, गेहूं लग गया है, मेज लग गया है, इमेजिन करो, है ना। तो इतनी सारी चीजें आ गई। अब हमें फसल को काटना है, तो कैसे काटे, वही ट्रेडिशनल मेथड, एक वो लेंगे, सिकल लेंगे। सिकल इस तरह का होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, सिकल की पिक्चर है यहाँ पे, ये देखिए, ये है आपका सिकल, ठीक है। ये है आपका सिकल। तो बेसिकली सिकल कैसा होता है, सिकल ना ऐसे चांद के शेप का होता है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से चांद के शेप का होता है और यहाँ पे एक हैंडल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक हैंडल होता है, तो इसको बोलते हैं सिकल। इसको क्या बोलते हैं, सिकल। तो आप सिकल को लेते हो और सिकल से खुद ही जो है काटते रहते हो फसल को। या तो फिर आजकल के मॉडर्न मेथड में ट्रैक्टर है ना हमारे पास, तो हम ट्रैक्टर पे लगा देंगे हार्वेस्टर, और ये हार्वेस्टर जो है खुद ही फसल को करके काट देगा और बस हमारा फसल कट गया, बढ़िया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहू, हम इतने सारे त्योहार मनाएंगे। और फाइनली अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टोर करना है। भाई इतना सारा फसल उगाया है, सारा आज का आज थोड़ी ना खा जाएंगे,
आज ही के दिन तो सारा नहीं खा जाएंगे ना, तो इनको स्टोर करना पड़ेगा, है ना। स्टोर करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। स्मॉल स्केल, अगर मैं छोटे से किसान के, मतलब मेरे पास छोटा सा खेत है, मेरे पास ज्यादा फसल है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैं बस्ते में बांध के इनको यूं इस तरह से एक शेल्फ में रख दूंगी, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मेटल वाले बिन्स लेके आ सकती हूँ, मेटल वाले बिन्स, ठीक है, और उस पे मैं सारा स्टोर कर दूं, तो वहां पे भी रह सकता है। और अगर मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे, मैं बहुत बड़ा किसान हूँ और मेरे पास बहुत सारा खेत का जमीन भी है, तो फिर ये देख रहे हो, ये जो इतने बड़े बड़े जो मेटल के वो लगे हैं, देखो आसमान छू रहा है, इतने बड़े बड़े मेटालिक बिन्स है, इनको बोला जाता है सिलोज, ठीक है। या तो फिर आपके पास ग्रेनरीज होती होगी, जहां पे मिट्टी से थोड़े ऊपर आप बस्ते बस्ते बांध बांध के आप जो है बहुत सारा अनाज रखते हो। मिट्टी से ऊपर क्यों? क्योंकि मिट्टी में अगर लग जाएगा तो हो सकता है बीज क्या करे, बीज खिल जाए, उसमें से पत्ता निकल आए, तो मिट्टी में लगना नहीं चाहिए। और मिट्टी डैम्प डैम्प होता है ना, मिट्टी थोड़ा गीला होता है, उसमें से पानी चला जाएगा तो सड़ जाएगा। तो मिट्टी से थोड़ा ऊपर, और तो और सांप नहीं आना चाहिए, चूहा नहीं आना चाहिए, छिपकली नहीं आना चाहिए, कोई इंसेक्ट नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप जो है इनके साथ नीम का पत्ता रखते हो। नीम का पत्ता एंटी बैक्टीरियल है, तो कोई बैक्टीरिया नहीं पैदा होगा, को फंगस ना पैदा हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा केमिकल्स या मेडिसिन वहां पे छिड़क छिड़क के रखना पड़ता है ताकि स्टोरेज खराब ना हो जाए, ठीक है। हो गया, आ गया समझ सब लोगों को? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हम जरा आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हुए तो फाइनली अब मैं क्या करती हूँ, अपने आप को छोटा कर देती हूँ, तो फाइनली इस चैप्टर को जरा एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद हमें बीजों को बोना पड़ता है, उसके बाद हम मन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, फिर हम इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं, फिर हम वीड्स को अलग करते हैं और फाइनली फसल को काटते हैं और फिर स्टोर करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चा लोग? अभी जो है हम थोड़े ही देर में पढ़ने वाले हैं सवाल, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो चलो, लेट्स गो, हियर वी गो। हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और पहला सवाल है, इफ अ हैंडफुल ऑफ सीड्स आर गिवन टू यू, हाउ विल यू सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वंस? आई हैव जस्ट टोल्ड यू, रिमेंबर, अभी अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि आपको क्या करना है कि फील अ बीकर, मतलब एक ग्लास ले लो, कटोरा ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें जरा सा पानी डालो, और पानी डालने के बाद लाइट भी ऑन करना भूल गई, सॉरी। हाँ, तो आपको क्या करना है, उसमें जरा सा पानी डालो और उसके बाद जो है सीड्स डाल दो, थोड़ी देर के लिए उसको सेटल होने दो। आप देखोगे कि जो अच्छे वाले सीड्स है वो नीचे नीचे बैठ जाएंगे, और जो खोखले वाले सीड्स है, जो खराब है बेसिकली, वो क्या करेंगे, वो जो है ऊपर ऊपर फ्लोट करेंगे। तो बस इसी तरह से आपको उसको सेपरेट कर देना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू separate it out. Now, what is crop rotation and why is it so important? Now, this, my dear student, is something that I haven't taught you. ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये एक सवाल है जो एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑलमोस्ट हर साल आता है। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि देखो, अभी अगर आपने चावल उगाया, ठीक है, अब चावल क्या करेगा, मान लेते हैं कि चावल को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, तो चावल ने सॉइल में से सारा नाइट्रोजन ले लिया, है ना। अब सॉइल में नाइट्रोजन बचा ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम उसी खेत में चावल के फसल को काटने के बाद, फसल को काटने के बाद मतलब चावल का हार्वेस्टिंग होने के बाद, हम लेंगे मटर और मटर उगा देंगे। अब मटर इज अ लेग्यूमिनस प्लांट, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सॉइल में वापस लेके आते हैं, है ना, नाइट्रोजन को सॉइल में वापस लेके आते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन खो गया था वही नाइट्रोजन वापस आ गया। अब जब मटर ने हो सकता है कि कुछ और इस्तेमाल कर लिया हो सकता है कि मटर ने पोटेशियम यूज कर लिया हो, अब पोटेशियम चला गया, तो हम एक ऐसे क्रॉप को उगाएंगे जिसको पोटेशियम की ज्यादा जरूरत ही ना हो। इससे क्या होता है कि सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वापस आता रहता है, सॉइल में वापस आता रहता है, ठीक है। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। अब इसको अंग्रेजी में लिखना कैसे, ये भी पढ़ लेते हैं ना। तो क्रॉप रोटेशन इज अ वे ऑफ रिस्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बाय प्लांटिंग वेरियस क्रॉप्स इन ऑर्डर. Growing legumes as fodder one season and wheat the next one is an epic example. ये तो किया ही जाता है, ठीक है। And it is significant because it aids in nitrogen replenishment. नाइट्रोजन रिचार्ज किया जाता है सॉइल में इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, ये भी हमें समझ आ गया। आगे बढ़ते हुए, What are weedicides and give some example. Weedicides वो केमिकल होते हैं जो वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। वीड बोले तो अनवांटेड प्लांट, ठीक है।
Now some commonly used weedicides are ethyl ester, neem extract, etc. etc. ठीक है. Define harvesting. ये हमारा चौथा सवाल है. Define harvesting. The cutting of mature crops manually, हाथ से काट लो, या फिर by machines is known as harvesting. अब harvesting of crops can be done either by pulling out the crops from the field or cutting them close to the ground. In our country, harvesting is either done by sickle मैंने आप लोगों को समझा दिया था, और by a harvester machine. ठीक है. All right, अब हम आते हैं 5वें सवाल पे. Explain the term transplantation. Some of the crops are first grown in nurseries and then transferred to the main field, है ना. These process is known as transplantation. Transplantation का मतलब क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स को पहले जो है नर्सरीज में छोटे ग्लासेस में उगाए जाते हैं और उसके बाद उनको मेन फील्ड में उगाया जाता है, ताकि हमें सही में पता चले कि क्या ये सीड एक सैपलिंग निकाल के दे भी सकता है या नहीं. ठीक है. इससे हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड क्रॉप्स बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर. अंडरस्टूड? ग्रेट, अमेजिंग. अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब एक लंबा सा आंसर हम पढ़ लेंगे. ठीक है. What do you mean by the term crop? Explain briefly the types of crops. Crop एक ऐसा टर्म होता है जिसको हम उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक टाइप के प्लांट को बड़े पैमाने पे ग्रो करते हैं. अब अगर मैंने 5 टोमेटो उगा लिए अपने गार्डन में, तो क्या मैं बोलूंगी कि अरे मेरे पास टमाटो का खेत है, मेरे पास टमाटो का अनाज है? नहीं, बिल्कुल नहीं. उसको अनाज होने के लिए पूरा खेत चाहिए मुझे, है ना. So crop is the term used to describe a plant that is grown in a field on a large scale. For example, cereal, crops, pulses and fruit crops. ठीक है? All right. अब explain briefly the type of crops. वही खरीफ and rabi. You know the answer. Just read it. मैं इसका ये जो PDF है ये भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप जरूर पढ़ लेना. ठीक है. एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा आपका. चल. Farmers practice several agricultural activities over a period of time. List all the activities performed by the farmers during the cultivation of crops. ये भी पढ़ लेते हैं. The activities involved are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. ठीक है. आगे. Explain in detail about the agricultural implements used during the preparation of soil. The main tools used for this purpose are plow, hoe and cultivator. ठीक है. Plow. A plow is a tool made of wood or iron that is used to till or plow a field. Apart from tilling the soil, it is utilized for a variety of tasks such as crops, fertilizing process, clearing weeds and so on. A pair of bulls or other animals such as camels or horses, they also pull this tool. मैंने पूरा डायग्राम बना के पढ़ाया था ना. हो भी मैंने बता दिया था कि कैसे क्या होता है. उसमें एक ब्लेड लाइक डिवाइस होती है और एक दूसरे साइड में आपके पास एक वाइड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन होती है ना. ये भी मैंने बता दिया. कल्टीवेटर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है. तो सारे वही चीज. और ये देखो, फर्टिलाइजर और मैन्योर तो आना ही है, ये तो आना ही है. ये तो लिख के ले लो बच्चा, ये आ जाएगा. ठीक है. तो फर्टिलाइजर और मैन्योर के डिफरेंस ये आप जरूर सीख लेना. यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है. ठीक है. पूरा लिखा हुआ है, देख लो कि फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और इट कैन बी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बट मैन्योर हमेशा ऑर्गेनिक होगा. फर्टिलाइजर्स को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. या फिर कभी नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन प्रिपेयर तो आर्टिफिशियली करना पड़ेगा. यहाँ पे मैन्योर का भी लिखा है कि मैन्योर कैसा होता है. ठीक है. कि फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है. इट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मैन्योर में थोड़ा सा कम होता है. ठीक है. एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन के 2 मेथड्स आप बता दीजिए जो कि कंजर्व वाटर करता है. तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट्स कॉल्ड एज इरिगेशन. और ड्रिप इरिगेशन डेफिनेटली सेव्स वाटर, ये मैंने बताया था. स्प्रिंकलर सिस्टम डज नॉट रियली सेव वाटर, बट हाँ अनइवन लैंड अगर हो, मतलब कहीं पहाड़ हो, वैली हो, तो वहां पे स्प्रिंकलर सिस्टम आपको यूज करना ही पड़ेगा. ठीक है. करना ही पड़ेगा. तो विद दिस नोट एवरीबॉडी, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage and food from animals. Food from animals as in animal husbandry, जैसे कि मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीजें. ठीक है. With this note everybody,
आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीक क्विज का लिंक मिल जाएगा, क्विज जरूर कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि मार्क्स आपको कितने मिले क्विज में, ठीक है। टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू वेरी 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 सून एंड आई विल बी सेंडिंग यू द, मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द ये जो इसका क्या कहते हैं, इसका पीडीएफ जो है वो भी मैं भेज दूंगी। तो लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल द बेस्ट, बाय।